हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल संपत पढ़ी एजुकेशन। बच्चों, हम क्लास 10th का बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने डिस्कस किया था। हमारा ऑलरेडी हम 4 पार्ट में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो 4 पार्ट नहीं देखा है तो आप वापस जाके उनको हमारे प्लेलिस्ट में आप सर्च करके उन 4 पार्ट को अच्छे से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आई होप आप खुश होंगे, बिंदास होंगे, अपने हेल्थ को ठीक रख रहे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, क्लास 10th है, पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम इसको इजीली लेंगे ना तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने वाला है फ्यूचर में। तो इसीलिए आप मत सोचिए कि आपके पास 5 महीने है, 6 महीने है, बाकी है, हाँ धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। नहीं, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज लाइफ प्रोसेसेस के और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? देखिए, वी हैव जस्ट स्टडीड दैट डाइजेस्टेड फूड इज एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन के 5 स्टेप: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो जब हमारा फूड एसिमिलेट होता है, एसिमिलेट मतलब क्या? फूड डाइजेस्ट होकर जब सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फूड डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद सेल में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? एसिमिलेशन कहा जाता है। तो आफ्टर एसिमिलेशन, जब फूड एसिमिलेट हो चुका है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो एसिमिलेटेड फूड के अभी 2 काम होंगे। एसिमिलेटेड फूड 2 पर्पसेस के लिए यूज होगा, याद रखिए। एसिमिलेटेड फूड दो पर्पसेस के लिए एसिमिलेटेड फूड का यूज होगा। अब क्या क्या पर्पसेस के लिए यूज होगा? पहला चीज है, एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो एनर्जी जो फ्यूल के फॉर्म में मिलता है हम लोग को, वो कहां से मिलता है? वो जो फूड खाते हैं ना, वो फूड से तो हमको फ्यूल की तरह एनर्जी मिलता है। अब जब एनर्जी मिलेगा तब जाके हम वेरियस लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पाएंगे। विदाउट एनर्जी हम कोई भी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसीलिए फूड को फ्यूल की तरह हमारा बॉडी यूज करेगा एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए। एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अब जो एसिमिलेटेड फूड, जो सेल्स में जो फूड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो किस लिए यूज होगा? बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए वो फूड यूज होगा। पहला तो एनर्जी डराइव करने के लिए फूड यूज होगा, एक फ्यूल की तरह यूज होगा। और दूसरा चीज क्या है? दूसरा है ग्रोथ और रिपेयर के लिए, बॉडी के टिश्यूज के ग्रोथ और रिपेयर के लिए फूड यूज होगा। सो देयर आर 2 पर्पसेस of the food that is assimilated in our body. First purpose is to get energy as fuel for different life processes, performing different life processes. And second one is, okay, assimilated food is used as material for the growth and repair of the body. तो जो food assimilate हुआ उसको material की तरह हमारा body use करेगा, क्या करने के लिए? body के growth और tissues के repair, tissues को repair करने के लिए। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है फूड से। जो एब्जॉर्ब एसिमिलेटेड फूड होता है उसको यूज करके हमारा बॉडी वो फूड को कैसे फ्यूल की तरह यूज करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे सेल्स के अंदर। ओके, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कैसे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, उसका खुलासा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दुनिया में, सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सांस लेने के लिए एयर से ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं उसको किस लिए हमारा बॉडी यूज करता है? एनर्जी पैदा करने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो यही ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे सेल्स के अंदर जो फूड होते हैं ना, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह,
जो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बर्न करके धीरे धीरे करके हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। अब जो एनर्जी रिलीज करता है हमारे बॉडी से, हमने पढ़ा था ना जब हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 9 का, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था। सेल ऑर्गेनेल्स में आपको याद होगा एक ऑर्गेनेल था जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पावर हाउस ऑफ द सेल। वो सेल ऑर्गेनेल कौन सा था, क्या बता सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया कहते थे ना उसको। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता था। एटीपी का मतलब क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता था। अब एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ऐसे फूड से तो एनर्जी रिलीज होता है ना, फूड को तो फ्यूल की तरह यूज करके एनर्जी रिलीज करता है ना। ऐसे थोड़ी कुछ ना कुछ मिल जाएगा उससे थोड़ी एनर्जी रिलीज होगा, क्या फूड को तो यूज करेगा। अब जो खाना खा रहे हैं, खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो एनर्जी कैसे जनरेट होती है उसी के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। द एनर्जी दस रिलीज इज स्टोर्ड इन एटीपी। अभी मैंने बताया कौन से फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी। तो हमारा सेल जो एनर्जी रिलीज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी के फॉर्म में, एंड द बॉडी कैन यूज दिस स्टोर। ये एटीपी स्टोर होकर रहता है। जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ना तो तब हमारा बॉडी उस एटीपी को यूज करता है। हम कॉन्स्टेंटली खाना खाते रहते हैं तो थोड़ी एनर्जी जनरेट होती है। हमेशा एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग को कंटिन्यूअसली खाना खाना पड़ता है कि नहीं। एक बार जब हम खाना खा लिए तो 4-5 घंटों तक या 3-4 घंटों तक जितना भी हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है हम कितना फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। उस हिसाब से वो जो खाना है वो एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर रह गया है एनर्जी करेंसी के हिसाब से। जो जैसे हम खाना खाते हैं, मतलब हम लोग जैसे ही काम करते जाएंगे ना, मतलब वो एटीपी वैसे यूज अप होते जाएगा, यूज होते जाएगा। तो एटीपी खत्म होने लगेगा तो फिर से हमको भूख लगना शुरू होगा। तो ये चीज होती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। मतलब फूड खा के उससे जो एनर्जी रिलीज होता है ना उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। सो व्हेन ऑक्सीजन बर्न्स द फूड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, then carbon dioxide and water are produced as a waste product which are to be eliminated from the body। देखिए ऑक्सीजन तो यूज हुआ बॉडी में, क्या करने के लिए, बॉडी के अंदर जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो फूड जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे कुछ बाय प्रोडक्ट्स में निकलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से निकलते हैं। जब क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल्स के अंदर, जो रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान कि सेल के अंदर हमारे फूड ब्रेक डाउन होता है। तो फूड जो ब्रेक डाउन होगा उससे क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये वेस्ट मटेरियल्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिसको बॉडी से एलिमिनेट करना काफी जरूरी हो जाता है। बॉडी से एलिमिनेट करना काफी जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो बच्चों देखिए ऑक्सीजन हम यूज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वहां पे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो वो ऑक्सीडेशन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है। फिर जाके हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि कैसे करके, अब इस डायग्राम को देख सकते हैं कैसे करके एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उसको हम एक सिंपल डायग्राम से यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए फूड है, वो फूड कौन से फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। यहाँ ऑक्सीजन भी आया, सेल है ये, सेल के अंदर ऑक्सीजन और फूड रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, फूड को बर्न करता है और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बॉडी से रिलीज होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग, इस सिंपल प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फूड और ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ये दोनों रिएक्ट होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये प्रोडक्ट साइड में ये प्रोड्यूस होता है।
तो इस तरीके से एनर्जी हमको मिलती है, हम काम कर पाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच रिलीजेस एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। याद रखिए कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कहां हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन कहां हो रहा है, सेल के बॉडी के अंदर फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। उसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। So the process of cellular respiration is common to all living organism। तो cellular respiration का जो प्रोसेस होता है ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कॉमन है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही कंटिन्यू करता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। सो देयर आर टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा ना, सेलुलर रेस्पिरेशन के दो बाय प्रोडक्ट होते हैं। एनर्जी तो प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल वेस्ट प्रोडक्ट। वो हमारे बॉडी का रियल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए रियल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए, अब क्या होता है कि अगर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में रह गया, एक्यूमुलेट हो गया, तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है। उसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से एलिमिनेट करना काफी जरूरी होता है। तो रेस्पिरेशन एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस होता है, इसको यूज करते हैं हम हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होगा। बहुत से बच्चे ये बोलते होंगे ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन वो है, रेस्पिरेशन जो है ब्रीथिंग वो है। नहीं, नो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस होता है। देखिए क्या डिफरेंस होता है, हम समझते हैं। अब देखिए ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, देखिए द मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है। हम सांस लिए, सांस छोड़े, धीरे धीरे करके सांस लिए, सांस छोड़े, तो ये क्या है, एक सिंपल मैकेनिज्म है। इनहेलिंग किए एयर, फिर एक्सहेल किए, सांस लेना छोड़ना, उस सिंपल उसी चीज को, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। द मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे ऑर्गेनिज्म एयर से ऑक्सीजन पाता है और रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। एंड रेस्पिरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीथिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स। अभी मैंने पढ़ा ना, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाके फूड को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी रिलीज होता है, वो रेस्पिरेशन में होता है। ब्रीथिंग ऐसा नहीं, ब्रीथिंग में सिर्फ सांस ले, सांस छोड़ो, ब्रीथिंग। द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी, तो क्या होता है, सेल में फूड ब्रेक डाउन के एनर्जी रिलीज होता है। तो ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस व्हेreas रेस्पिरेशन आल्सो इंक्लूड्स बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स। देखिए ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। समझ में आया? तो ये चीज होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स of the organism, whereas the process of respiration also involves the mitochondria in the cells where food is oxidized to release energy। कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा ही है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, भूलिए मत। वहां पे एक सेल ऑर्गेनेल था, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम था, ये भी आपने पढ़ा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, उसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच ऑकर्स इन स्टेजेस। तो रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है ना, वो स्टेजेस में होता है, ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस होता है। एंड उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है, बायोकैटालिस्ट की जरूरत है, एंजाइम्स की। So the main purpose of respiration is the release of energy from the oxidation of simple food molecules like glucose। तो मेन चीज है हमारे बॉडी में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। उसमें ऑक्सीजन जाके क्या करेगा सेल में, ओके, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जब फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट का, C6H12O6 वो क्या करता है, अपना ग्लूकोज तैयार करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज करके। तो वही ग्लूकोज क्या है, हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, आगे एनर्जी वहीं से रिलीज होती है। देखिए बच्चों, एनर्जी कैसे रिलीज होती है।
है, हमारे बॉडी में एनर्जी जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं फूड से, उस एनर्जी को कैसे यूज करता है हमारा बॉडी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है उसको हम सीखेंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा पहले से, कुछ लोगों को नहीं होगा। अगर पता भी है तो आपका रिवीजन होगा, जिसको नहीं पता उसका इंटरेस्ट जागना चाहिए इन चीजों को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। देखिए, all the energy released during respiration is not used immediately by an organism। जितना भी एनर्जी रिलीज होता है ना रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको हमारा ऑर्गेनिज्म इमीडिएटली साथ ही साथ यूज नहीं करता, इमीडिएटली यूज नहीं करता, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। उस एनर्जी जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना रेस्पिरेशन के थ्रू, वो स्टोर होकर रहता है कौन से फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है हमारे बॉडी सेल्स में। अब जब ऑर्गेनिज्म उसको चाहिए तब उसको यूज करेगा, जब उसको जरूरत है, क्योंकि एटीपी स्टोर होकर रहता है, जब उसको चाहिए तब वो यूज करेगा। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एडीपी। हमको एटीपी समझने से पहले हमको एडीपी समझना होगा। एडीपी क्या होता है? एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब एटीपी का तो मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बताया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, तो एडीपी इज ए सब्सटेंस कॉल्ड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी आर प्रेजेंट इन ए सेल। याद रखिए, एडीपी को हम लोग एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कहते हैं, और एडीपी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हमारे सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। तो एडीपी के पास जो एनर्जी कंटेंट होती है एज कंपेयर टू एटीपी वो कम होती है। देखिए, एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट। एडीपी का क्या होता है? कम एनर्जी कंटेंट होता है, लेकिन एटीपी का ज्यादा होता है। एटीपी इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड ए सेल। जैसे एडीपी सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, एटीपी भी वैसे ही सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तो दोनों में एनर्जी कंटेंट अलग होता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अलग अलग होता है दोनों का, एक में कम फॉस्फेट ग्रुप तो एक में ज्यादा होता है। तो एटीपी हैज ए हाई एनर्जी कंटेंट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ए फॉस्फेट ग्रुप। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, और वो फास्फोरस और ऑक्सीजन का बना होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, एंड दैट फॉस्फेट ग्रुप इज मेड अप ऑफ व्हाट? दो एलिमेंट, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। किन चीजों का बना रहता है? फास्फोरस का बना होता है, और क्या? ऑक्सीजन। इन दोनों चीजों का बना होता है फॉस्फेट ग्रुप। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ए सेल। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग जस्ट फॉस्फेट। तो याद रखिए, तो जब भी एडीपी के पास दो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं इसलिए उसको डाइफॉस्फेट कहा गया है। एटीपी के पास तीन फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, देयर आर 3 फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, दैट्स व्हाई उसको एटीपी कहा गया है। ओके, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये फूड है ग्लूकोज के फॉर्म में। अभी सेल के ये जो मसल्स हैं, इनके मसल सेल्स में वो फूड जाके ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी को यूज कर रहा है ये एथलीट, और ये क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। ओके, so the energy released during respiration is used to make ATP molecule from ADP and inorganic phosphate। तो जो एनर्जी रिलीज होता है ना रेस्पिरेशन के थ्रू, वो क्या बनाता है? एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। क्या यूज करके? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को यूज करके। देखिए, यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ समझाया गया है कि जो एडीपी होता है ना, जो एडीपी होता है वो लो एनर्जी कंटेंट होता है। उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हो जाते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी यूज अप होगी, रेस्पिरेशन होता है उस समय, तो एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो एडीपी में लो एनर्जी होती है, एटीपी में ज्यादा एनर्जी होती है। तो एटीपी जो हमारे सेल्स में है, जो एनर्जी स्टोर होकर रहती है, हम हमेशा याद रखिएगा वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होकर रहती है। कौन से फॉर्म में स्टोर होकर रहती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होकर रहती है। ये डाई है, ये ट्राई है। अब व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होगी,
देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन, फिर ये एटीपी को फिर तोड़ेगा, ये सेल क्या करेगा, एटीपी को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके एडीपी, फिर से वही चीज, एडीपी रिलीज होगी, फॉस्फेट रिलीज होगा और एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी यूज हुआ था एटीपी बनाने के लिए, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होगी, तो एटीपी ब्रेक डाउन होने से फिर से एडीपी, फॉस्फेट और फिर एनर्जी हमारे बॉडी से रिलीज होगा। तो याद रखिएगा इस तरीके से हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स। तो जो एनर्जी होता है ना एटीपी के फॉर्म में जो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, उसको कौन यूज करता है बच्चों, उसको यूज करते हैं हमारे बॉडी सेल्स यूज करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए बॉडी के अंदर एटीपी का यूज होता है, जैसे कि मसल्स वगैरह हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, हम जंप करते हैं, तो सोते हैं, तो सोने के टाइम में भी हम लोग हमारे बॉडी के अंदर जो चीजें चलती होती हैं, गतिविधियां चल रही होती हैं, उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। नर्व इंपल्सेस वगैरह, मतलब हमारे ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए भी एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। प्रोटीन बनाने के लिए भी एटीपी की जरूरत होती है, और बाकी जितने भी एक्टिविटीज जो सेल्स के अंदर चलते हैं ना, उसको परफॉर्म करने के लिए भी एटीपी की जरूरत होती है। उसीलिए एटीपी को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। क्या कहा जाता है एटीपी को, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो अब आगे हम इसके और आगे जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन समझेंगे, और कैसे करके उससे रिलेटेड डिफरेंट जो बॉडी के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे होती है, परफॉर्म हम करते हैं, और जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारा बॉडी रेस्पायर कर पाता है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हम लोग जितने भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसका हम खुलासा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन, देखिए हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज वो 6 कार्बन एटम से बना हुआ कंपाउंड है, 6 कार्बन एटम। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो एक सिंपल फूड होता है, तो जब ऑक्सीजन जाता है हमारे सेल्स के अंदर, उसको ऑक्सीडेशन करके ब्रेक डाउन करता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सो जब ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग पायरुवेट कहते हैं। ओके, और इसी प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर तो पायरुविक एसिड बनता है, इसको पायरुवेट कहते हैं, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है, हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस नहीं होता, याद रखिएगा। ये जो पायरुविक एसिड जो फॉर्मेशन होता है, जो पायरुवेट फॉर्मेशन होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जिसको कहा गया है, वो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, उसको कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। 1 molecule of glucose on glycolysis produces 2 molecules of pyruvic acid। याद रखिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है ना, तो वो क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन करता है। एक मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन एटम कंपाउंड एंड इट इज कॉल्ड पायरुवेट। इसको पायरुवेट भी कहा जाता है। ये है फॉर्मूला पायरुविक एसिड का, ये है कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है पायरुविक एसिड। तो इस हिसाब से, तो इस तरीके से पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और याद रखिए कि ये जो पायरुविक एसिड होता है जो हमारे सेल्स में प्रोड्यूस हुआ, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता सेल्स में, तो जो पायरुवेट होता है ना, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और लॉट ऑफ एनर्जी वहां से प्रोड्यूस होता है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो सेल्स में क्या होगा, पायरुवेट एक इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई हमारे सेल्स में, कभी कभार हम लोग इतने फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नजर आती है, तो ऑक्सीजन की कमी अगर हो गई तो हमारा बॉडी किसी भी तरीके से तो फिर एनर्जी डेराइव करेगा ही ना, लेकिन
पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सब प्रोड्यूस करता था एटीपी को ब्रेक डाउन करके, अब क्या करेगा, अब इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। मतलब वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो प्रोसेस हो रहा है मतलब फूड का ब्रेकडाउन का, प्लांट सेल में हो रहा है कि एनिमल सेल में हो रहा है। ओके, लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है, इसको लैक्टेट भी कहा जाता है। उसका फार्मूला एक हाइड्रोक्सी कार्बोक्सी एसिड होता है, ये आप देख सकते हो, उसका फार्मूला होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं? लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एक जो एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन को यूज करके। तो जब ऑक्सीजन को यूज करके होता है तो मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का रहता है, उसको पायरुवेट फॉर्मेशन करता है। कहां पे, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। तो पायरुवेट फॉर्मेशन करेगा, पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होंगे। फिर ऑक्सीजन फिर यहाँ पे यूज होगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट ब्रेकडाउन होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्मेशन होंगे। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी मिलती है हमको, ज्यादा एनर्जी, हम ज्यादा काम कर सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, आप हमेशा याद रखिएगा। और ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही शो करते हैं। देखिए आप जैसे देख सकते हो ये डॉग भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है। यहाँ पे ईस्ट जो है ना वो एनर्जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से गेन करता है। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ना, हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। ये ऑरेंज ऑर्गेनिज्म जो दिखाया जा रहा है पिक्चर में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें जो फूड ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे अगर पूछा जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट कौन सा होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका साइट। तो लेट अस प्रोसीड नाउ। अब हम डिस्कस करेंगे, वी विल नाउ डिस्कस अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी जो हमने पढ़ा था वो एरोबिक रेस्पिरेशन था, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन होता है, इसको बोलते हैं लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मींस विदाउट एयर या फिर ऑक्सीजन के बिना होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट, ओके, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज को। देखो एरोबिक में भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता था, लेकिन वहां पे क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता था, प्रोड्यूस होता था। लेकिन एनारोबिक में क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ पायरुवेट में, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स तक का ब्रेक डाउन हुआ, जो कि एरोबिक में भी होता था, एनारोबिक में भी वही हुआ। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे अराइज होता है कि विदाउट ऑक्सीजन होता है। तो विदाउट ऑक्सीजन जब हुआ तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे वहां पे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से छोटे-छोटे ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं। तो इसको फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, इथेनॉल, उसी उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करके हम लोग अपना फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, वहां से एनर्जी डेराइव करते हैं। एरोबिक वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन वो कहां पे होता है, हमारे मसल्स में होता है। जब हम ज्यादातर एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, ज्यादा जोर से रनिंग कर लेते होंगे, आप देखते होंगे कभी कभार आपने क्रिकेट मैचेस देखते होंगे आप टीवी में, तो कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार जो स्पोर्ट्स होता है, मतलब जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो क्रिकेटर होता है, बैट्समैन हो कि बॉलर हो, जब वो ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर देते हैं तो कभी कभार उनका मसल क्रैम्प आ जाता है, उनके वहां पे ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, उस वजह से ऐसे होता है। तो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उनके बॉडी सेल्स ना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है एटमॉस्फेयर से, तो वो लोग क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है बॉडी सेल। तो देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कभी कभार एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो जाता है अगर हम ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मसल सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। जब एनर्जी ब्लड से सप्लाई नहीं हो पाता तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखिए क्या होता है, मसल्स में ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल
एक ग्लाइकोलाइसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्योंकि मसल टिश्यू में रेस्पिरेशन होगा तो वहां पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो द सडन बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स, तो लैक्टिक एसिड अगर सडनली हमारे मसल्स में बिल्ड होगा तो क्रैम्प्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रैम्प्स। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल्स का, ओके, वो बहुत ही क्रैम्प, बहुत ही पेनफुल हो जाता है, बहुत दर्द देता है, बैठ जाता है वहां पे। तो देखिए कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन आवर मसल्स इन प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे मसल सेल्स में ज्यादा एनर्जी कहां से मिलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब हम हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए जोर से दौड़ते हैं या फिर कोई हैवी चीज को उठा लेते हैं, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अगर उतना ऑक्सीजन हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता ऑक्सीडेशन करने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारे मसल सेल्स कहीं से भी वो तो करेंगे ही काम, तो उसी के लिए वो कभी कभार एनारोबिकली, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी वो क्या करने लगते हैं? रेस्पायर करने लगते हैं। तो उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में हो जाती है और उसलिए मसल क्रैम्प्स वगैरह हमारे बॉडी में देखा जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ कि The accumulation of lactic acid in the muscles causes muscle cramps, ये muscle cramp हो जाता है। देखिए इस पर्सन को muscle cramp हुआ क्योंकि इन्होंने ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया है। अब we can get relief from cramps in muscles caused by having exercise by taking a hot water bath। देखिए अगर हम मसल क्रैम्प से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमको हॉट वाटर बाथ लेना पड़ेगा या फिर मसाज करना पड़ेगा, क्योंकि वो करने से क्या होगा कि जो ब्लड का जो फ्लो है ना वो हमारे वेसल्स में वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमेशा, वो जो सेल, जो मसल सेल जिनमें एनारोबिकली रेस्पिरेशन हुआ था वहां पे फिर ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो ऑक्सीजन पहुंचेगा तो विदाउट ऑक्सीजन ये चीज हुआ है, तो ऑक्सीजन पहुंचेगा तो सेल्स में फूड हो गए कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे और लैक्टिक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, इससे मसल क्रैम्प से बच सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? मसल क्रैम्प से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए इनको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? चीता ये तो बहुत बहुत फास्ट दौड़ता है, इसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी? ये अपना जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है बेचारा, है? तो इस तरीके से एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है? इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल टिश्यू में होगा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, याद रखिए लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और अगर प्लांट्स में होगा, ईस्ट में होगा, तो इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो हम अभी जो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला चीज ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड पूरा कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिल जाता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल, मतलब फूड कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, हाफ ब्रेकडाउन होता है। ओके, और उसमें देखिए जैसे मैंने बताया था प्लांट सेल्स में क्या होता है, इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इथानॉल एक तरह का अल्कोहल है। और उसके साथ अगर एनिमल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सो द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और इनमें एंड प्रोडक्ट क्या है? प्लांट्स के केस में, ईस्ट के केस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और ह्यूमंस के केस में और एनिमल्स के लैक्टिक एसिड, एनिमल मसल्स में। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे मैंने बताया ना 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी प्रोड्यूस करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मैंने बताया ना, खाली डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन एक में प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन एक में एब्सेंट रहता है। तो आज दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, फिर रेस्पिरेशन हमारे बॉडी सेल्स में जब होता है तो क्यों होता है, और रेस्पिरेशन जब हुआ तो कैसे करके एनर्जी फ्यूल की तरह हमारे बॉडी में यूज होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आगे हम डिस्कस करने वाला है रेस्पिरेशन के और कॉन्सेप्ट्स के बारे में।
कि रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो एनिमल के बारे में हम पढ़े, प्लांट में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि एनिमल को एनर्जी चाहिए अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, उस तरीके से प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर एनर्जी नहीं होगा तो प्लांट फिर कैसे काम करेगा। तो इस तरीके से उस प्रोसेस को भी हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, जिससे प्लांट भी अपना एनर्जी गेन करता है। तो जितने भी पार्ट्स है प्लांट के, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। और वो रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, इंडिविजुअली। ओके, एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बहुत ही कम रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होता है, एनिमल में जितना होता है उतना नहीं होता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑपर एट स्लो रेट, और प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ही स्लो रेट पे होता है, और रेस्पिरेशन जो एनिमल्स में होता है वो फास्टर रेट पे होता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी एनिमल्स को चाहिए होती है एज कंपेयर टू प्लांट्स, उस वजह से। अब देखिए, प्लांट जो ऑक्सीजन पाता है, ऑक्सीजन की जरूरत है ना प्लांट को रेस्पिरेशन करने के लिए। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो दिन में होता है वो तो वहां पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर रेस्पिरेशन जब होगा ना, प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन का यूज करेगा। याद रखिए, प्लांट्स क्या करते हैं, उनका ब्रांचिंग शेप होता है। तो ब्रांचिंग शेप क्योंकि होता है, ब्रांच शेप होता है ऐसे ब्रांच शेप, तो उनमें क्या होता है कि ज्यादा सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके, सो देयरफॉर डिफ्यूजन अलोन कैन सप्लाई ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट्स विद as much oxygen as they need for respiration। लेकिन डिफ्यूजन हमारे एनिमल्स के केस में नहीं हो पाता, क्योंकि डायरेक्टली डिफ्यूजन होके एनर्जी प्रोड्यूस करना काफी डिफिकल्ट होता है। प्लांट के केस में हो सकता है डिफ्यूजन होता है, रूट स्टेम और लीफ तो इजीली डिफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए, अब रेस्पिरेशन इन रूट्स, रूट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, हमको पता है कि जो सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में भी एयर होता है। तो रूट जो होते हैं प्लांट के, वो ऑक्सीजन वहीं से लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो भी ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं डिफ्यूजन करके। तो इस तरीके से रूट हेयर होता है, और रूट हेयर क्या करता है, आसपास के जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उनके साथ कांटेक्ट में आके वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में डाल के उसको लेके जाते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस में उसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से कभी कभार आपने देखा होगा, पेड़ होते हैं, पेड़ के बीच में अगर एक पेड़ है तो पेड़ के बीच में यहाँ पे ऐसे गोल गोल एक गोल जैसा होता है, उसको बोला जाता है लेंटिकल्स। वो क्या कहा जाता है, लेंटिकल्स। तो जैसे लीव्स वगैरह से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं, उस तरीके से लेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, उनके थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होता है, जिससे प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, रेस्पिरेशन जो स्टेम्स के थ्रू होता है। देखिए, ये रूट्स है, रूट के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है, सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल के बीच में स्पेसेस है, रूट हेयर है, उससे वो क्या कर रहा है कि जो डिफरेंट यहाँ पे जो वाटर के साथ जो एयर सॉल्युबल है उसको वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखिए, ये उडी स्टेम से यहाँ पे लेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट है, ये भी गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो लीफ होता है ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने बताया था कि हमारा जो लीफ का सरफेस होता है उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। और स्टोमाटा में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में गैसेस ऑक्सीजन एक्सचेंज देखा जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से तो प्लांट्स जो ट्रीज होते हैं जिनके पास स्टोमाटा नहीं होता, उनको एक यूडी स्टेम होता है बार्क में उनके, तो लेंटिकल्स कहा जाता है, वहां पे गैसेस एक्सचेंज दिखा जाता है। अब लीव्स, मैंने बोला लीव्स में छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं जिनको बोला जाता है स्टोमाटा, और इसी के थ्रू वो रेस्पिरेटरी गैसेस वगैरह एक्सचेंज करते हैं सिंपल डिफ्यूजन करके। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए द मूवमेंट्स ऑफ gases from a region of higher concentration to a region of lower concentration। मान लीजिए सेल के अंदर, सिंपल चीज आपको समझा दे रहा हूं मैं, सेल के अंदर अगर ये सेल है, इसके अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है और बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी है, तो इसका मतलब क्या होगा, है अंदर से ऑक्सीजन सेल के बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर होगा। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, मतलब गैसेस का मूवमेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये स्टोमाटा के थ्रू में भी ऐसे होता है। रेस्पिरेशन जो लीव्स में होता है ना, वो दिन में होता है, एज वेल एज नाइट में भी होता है। रेस्पिरेशन जो होता है दिन में भी होता है, रात में भी होता है।
तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है क्योंकि सन का लाइट सिर्फ दिन में पाता है कौन, हमारा प्लांट। तो याद रखिए, तो दिन के समय क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एंड द लीव्स, ओके, तो ये कुछ ऑक्सीजन को लीव्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और बाकी जो ऑक्सीजन होता है वो एयर में डिफ्यूज हो जाता है दिन के समय। लेकिन जब रात के समय क्या होता है, रात के समय ऑक्सीजन यूज होता है, ऑक्सीजन लेता है कौन, प्लांट, और उसको क्या करता है सिंपल रेस्पिरेशन में अपने यूज करता है। तो वहां से क्या करता है, गैसेस वगैरह लीव्स, ओके, लीव्स गैसेस वगैरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिफ्यूजन देखा जाएगा वहां पे, सिंपल डिफ्यूजन जो देखा जाता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करेगा कौन, प्लांट, कब, ये होगा रात के समय क्योंकि तब फोटोसिंथेसिस नहीं होता। दिन के समय फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि सनलाइट होता है, तो उस समय क्या करेगा, ऑक्सीजन, हालांकि ऑक्सीजन कुछ यूज करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, लेकिन ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज कर रहा होगा लेकिन उतना नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा होगा उस समय। तो इस तरीके से होता है। तो दोस्तों आज जो हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। कल हम आगे नेक्स्ट जो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में मैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अच्छे से डिस्कस करूंगा। आज हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया, आज हमने रेस्पिरेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस किया, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है उनके बारे में डिस्कस किया। इट्स ए ह्यूज चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पार्ट में इसके लिए मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, क्लासेस लूं, जिससे एक एक टॉपिक को गहराई से मैं समझा पाऊंगा। वही मेरा मोटिव रहता है कि कैसे करके बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं हमेशा क्लियर करूं, उसी लिए हम मेहनत करते हैं। आपको मतलब जितना हमारा पोटेंशियल होता है उस हिसाब से, उस कैपेसिटी के हिसाब से आपके सामने मॉड्यूल्स पेश करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये चैनल, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं, आपको अगर पसंद आता हो, आप अगर इसको एंजॉय करते हो, तो आप जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमको बहुत सारा प्यार दीजिए।